नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज आपको पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। उत्तराखंड का जो टॉपिक था मैंने परसों कंप्लीट करवा दिया था, उत्तराखंड राज्य आंदोलन। और बहुत बच्चों की ये डिमांड आ रही है कि या तो परमार से शुरू किया जाए या जो अंग्रेज़ों का शासन था 1815 वाला, ब्रिटिश कमिश्नर पढ़ाया जाए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले परमार से शुरू कर दिया जाए, ठीक है। वैसे आज मैं पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो, संविधान निर्माण में आपको पढ़ा चुका हूँ कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद मैं संविधान का भाग 1 आपको पूरा बता चुका हूँ। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ संविधान की अनुसूचियाँ, जिसे विषय सूची या शेड्यूल भी कहते हैं आप। ये जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना के बाद वाला जो चैप्टर आता है वो आता है अनुसूचियों वाला। तो अनुसूचियों से भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। परसों आपने ग्रुप सी का पेपर देख लिया होगा, सचिवालय वाला, और आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो एग्जाम है आपका किस पैटर्न पे होने वाला है और कितनी डीप नॉलेज आपको चाहिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे सचिवालय वाले पेपर में, जो सुरक्षा कर्मी वाला था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही डीप पूछे गए थे, ठीक है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपके पास क्या बने थे, क्वेश्चन बने थे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वन लाइनर के चक्कर में मत पढ़ना। जितना डीप जा सकते हो, जितना अच्छा किसी टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो, उतना अच्छा उस टॉपिक के बारे में पढ़ें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संविधान की अनुसूचियां। देखो, अनुसूचियों से 2-3 बेसिक क्वेश्चन बनेंगे आपके। जैसे आपसे पूछेगा कि जो भारत का मूल संविधान था, मूल संविधान मतलब जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस टाइम हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? तो उस टाइम हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, ठीक हो गया। अगर वर्तमान में पूछता है कि कितनी अनुसूचियां हैं, इंग्लिश में से शेड्यूल बोलते हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। अब इनमें से 8 अनुसूचियां तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। जैसे आपसे पूछ लेगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वाले जो क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में कौन सी अनुसूची है। आपसे पूछ लेगा कि जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, उनके बारे में किस अनुसूची से हमें जानकारी मिलती है। या आपसे पूछ लेगा समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूचियां क्या होती हैं, ठीक है। तो 8 अनुसूचियां तक तो इंपॉर्टेंट है ही। बात की जो 4 अनुसूचियां हमने नई जोड़ी हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको एग्जाम में। तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करूंगा। शुरू करते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियों। संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। अनुसूचियां मतलब विषय सूची, इंग्लिश में से शेड्यूल बोलते हैं। तो याद रखना, जो मूल संविधान था आपका, मतलब जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा कि कितना डीप वो जा रहा है, इसलिए कुछ भी ना छोड़े हम। जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको जरूर याद रखें। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो मूल संविधान में था वो 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे आपके, ठीक है। और जो वर्तमान में है, अगर वर्तमान में आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आपके पास 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 12 अनुसूचियां आपको कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक हो गया। इनमें से जो 8 अनुसूचियां हैं वो तो इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे 4वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, 5वीं अनुसूची, 6वीं सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वीं और 8वीं। उसके बाद जो 4 नई अनुसूचियां हमने नई जोड़ी हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उससे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें जो आपने अनुसूचियां पढ़नी है, आपको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको याद करनी है। इसमें जो पहली अनुसूची होगी वो आपने अकेले ही याद करनी है, इसे अकेले ही याद करना, पहली अनुसूची। तो याद रखना, पहली अनुसूची हो, संविधान का पहला भाग हो, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हो, या अनुच्छेद 1 हो, तो सब चीज के बारे में किसके बारे में बात करता है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेगा, ठीक। अगर आपसे पूछेगा कि अनुसूची 1 में हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या मिलती है, आपको जानकारी मिलती है। चाहे संविधान का भाग 1 पूछे तो भी क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। चाहे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पूछे तो वो क्या है। देखो, संविधान किसके लिए बन रहा है, आपने पढ़ा है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, तो भारत के लिए संविधान बना है। इसलिए जब भी पहली वाली बात होगी तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात होगी। भारत राज्यों का क्या होगा, एक यूनियन होगा, ध्यान रखना, ठीक हो गया। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में आपको अनुसूची 1 से जानकारी मिलती है, ठीक हो गया। फिर चलते हैं, दूसरी और तीसरी अनुसूची आपने एक साथ याद रखनी है। दूसरी
और तीसरी एक साथ याद रखना। इनको याद करने का मेथड क्या है, देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। जैसे आपके एग्जाम होते हैं ना, कोई एग्जाम होता है, आपका पीसीएस का एग्जाम है या लोअर पीसीएस का एग्जाम है, तो सबसे पहले फॉर्म आते हैं, नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में आप क्या देखते हैं, वहां पर आप देखते हैं वेतन और भत्ते, यही देखते हैं ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद देखते हैं इसके लिए जो आप वेतनमान देखते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी। फिर आप उस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो तब आपको शपथ दिलाई जाती है। तो पहले क्या देखते हैं, वेतन भत्ते, फिर क्या देखते हैं, शपथ। पहले वेतन भत्ते फिर शपथ। तो दूसरी और तीसरी में क्या याद रखना है, देखो भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते। भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई उन्हें कितना वेतन मिलेगा, या और वरिष्ठ अधिकारी उन्हें कितना वेतन मिलेगा। तो भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते, ये अनुसूची 2 में आपको मिलेंगे। मैंने बोला ना पहले वेतन भत्ते याद रखना जब भी जॉब के लिए देखते हो, उसके बाद जब ज्वाइनिंग हो जाती है तब शपथ लेते हो, ठीक है। तो भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते किस अनुसूची में है, अनुसूची 2 में है। उसके बाद याद रखना कि तीसरी अनुसूची में है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिलाई जाने वाली शपथ, दिलाए जाने वाली शपथ। देखो सिंपल सा याद करने का तरीका हो गया, पहले जब फॉर्म आते हैं तो वेतन भत्ते देखते हो और उसके बाद शपथ लेते हो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते किस अनुसूची में है, अनुसूची 2 में। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिलाई जाने वाली शपथ, राष्ट्रपति कैसे शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री कैसे शपथ लेंगे, या आपके सीजीआई कैसे शपथ लेंगे, उन शपथों के बारे में कहा है अनुसूची 3, ठीक है। तो देखो 3 अनुसूचियां फटाफट से याद होगी होंगी। बहुत इजी टॉपिक है और 2 से 3 क्वेश्चन पक्का बनते हैं, किसी भी एग्जाम में देखना 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेंगे अनुसूचियों से, ठीक हो क्या। तो पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब भारत और उसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले वेतन भत्ते, कितने उनको वेतन भत्ते मिलेंगे, सब किस में है, अनुसूची 2 में। तो जब वेतन भत्ते देख लिए तो फिर क्या देखिए, शपथ। तो भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिलाई जाने वाली शपथ किस में है, अनुसूची 3 में। तो पहली अकेली याद करी, दूसरी और तीसरी एक साथ याद करी, फिर चौथी अकेली याद करना। चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, मतलब किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आनी है, कैसे आनी है, वो सब आपको किधर मिलेगा, अनुसूची 4 में। तो अनुसूची 4 में क्या करनी है, अकेली याद करनी है। पहली अनुसूची अकेली याद करनी है, दूसरी और तीसरी एक साथ याद करनी है, फिर चौथी अनुसूची अलग का याद करनी है। तो चौथी अनुसूची में क्या बोल रहा है, चौथी अनुसूची में बोल रहा है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आनी है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24.5 करोड़ है, तो वहां से जो राज्यसभा सीटें आएंगी वो 31। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा, राज्यसभा सीटें उतनी ज्यादा। जैसे अपना उत्तराखंड है तो मात्र 1.5 करोड़, 1 करोड़ या कुछ करोड़ 1.5 करोड़ जनसंख्या है, तो 3 राज्यसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश की 24.5 करोड़ है तो 31 राज्यसभा सीटें आ रही हैं। तो विभिन्न राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व तो किसमें है, चौथी अनुसूची में, ठीक है। अब 5वीं और 6वीं अनुसूची एक साथ याद करनी है। 5वीं और जो 6वीं अनुसूची है वो एक साथ याद करनी है। देखो 5वीं 6वीं अनुसूची में क्या बोल रहा है, तो 5वीं में बोल रहा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, पूरे भारत की बात कर रहा है, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन के संबंध में। 5वीं अनुसूची में क्या बोल रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के संबंध के विषय में बता रहा है, प्रशासन के बारे में बता रहा है कि जहां जहां भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र होंगे वहां प्रशासन कैसा होगा, उनके लिए कैसे कैसी योजनाएं बनेगी, उनके लिए बजट कौन देगा, उनके लिए आयोग कौन सा बनेगा, ये सारी जानकारी कहाँ मिल रही है, 5वीं अनुसूची में मिल रही है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में बात कर रहा है 5वीं।
ठीक हो गया। आ गई छठवीं अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची क्या बोलती है? अब इसमें देखो, इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों का बात किया, यहां पर कुछ विशेष राज्यों की बात कर रहा है, वही पेपर में आएगा। आपके पास पेपर में आएगा कि इनमें से कौन सा राज्य छठवीं अनुसूची में है या कौन सा राज्य छठवीं अनुसूची में नहीं है। तो याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद रखना है ATM²। क्या याद रखेंगे आप? छठवीं अनुसूची में राज्य ATM²। ठीक है, ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा। अब यहां पर M² है, मतलब एक M और दो M है यहां पे। तो पहले M का मतलब होगा मेघालय और दूसरे M का मतलब होगा मिजोरम। तो अब आपसे पूछेगा कि छठवीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं। तो छठवीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? ATM²। ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, M का मतलब मेघालय और दूसरे M का मतलब मिजोरम। मणिपुर मत कर देना, ठीक है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के संबंध में बताता है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची में क्या कर रहा था? पूरे भारत की बात कर रहा था, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। छठवीं अनुसूची में क्या बोल रहा है? कुछ विशेष राज्यों की बात कर रहा है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों की बात कर रहा है कि यहाँ जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ कैसे प्रशासन होगा, कैसे वहाँ योजनाएं बनेंगी, कौन वहाँ कैसे कैसे चलेगा, वो सब कहाँ बताया गया है? छठवीं अनुसूची में। तो ये थी, देखो कितनी सिंपल से याद हो गई। पहली अनुसूची अकेली, दूसरी तीसरी दोनों साथ में, चौथी फिर अकेली और पांचवी और छठवीं फिर साथ में। जल्दी से रिकैप कर लो। पहली अनुसूची में क्या बोला? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या बोला? भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते। तीसरी में क्या बोला? भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिलाई जाने वाली शपथ, पहले वेतन भत्ते फिर शपथ। फिर चौथी अनुसूची अलग याद करिए कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का सीटों का बंटवारा, या किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी राज्यसभा में, वो सब किधर बोला है? अनुसूची 4 में। 5 और 6 एक साथ याद करिए। 5 में क्या बात करी है? पूरे भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। और जो छठवीं अनुसूची है वहां क्या बोल रहा है? तो छठवीं अनुसूची में बोल रहा है कि भारत कुछ राज्यों की बात कर रहा है। वो राज्य कौन है? असम, ATM², असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में क्या कर रहा है? ये बात कर रहा है। ये थी आपकी 6 अनुसूची। अब 2 अनुसूची, उन्हें क्या करो? अलग अलग याद कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 8 अनुसूचियां बताऊंगा, अगले टर्म में आपको जो 4 नई अनुसूचियां हमने जोड़ी है बाद में, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया? तो 6 अनुसूची हो गई। अब देखो 7वीं अनुसूची में क्या किया इन्होंने। 7वीं अनुसूची क्या बोलती है आपकी, इसे इंपॉर्टेंट कर देना। और 6वीं अनुसूची को भी आप क्या कर देंगे? इंपॉर्टेंट कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कर देंगे, स्टार बना देंगे। ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या कर रहा है? तो 7वीं अनुसूची में क्या कर रहा है? कुछ विषय हैं जिन पर कानून बनाने के लिए अलग अलग पावर दी गई है। तो 7वीं अनुसूची में क्या किया है? 3 लिस्ट बनाई है, 3 सूचियां बनाई हैं, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। यहाँ पर 3 सूची बनाई है। यहाँ पर उन 3 सूची को क्या बोलते हैं? तो देखो, एक होती है आपकी केंद्र सूची, दूसरी होती है आपकी राज्य सूची और तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची। तो पूछ लेगा कि केंद्र सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। राज्य सूची कहाँ है? तो 7वीं अनुसूची में। और समवर्ती सूची कहाँ है? तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है। देखो इसमें विषय कैसे रखे गए? तो केंद्र सूची में वे विषय जिन पर कानून केवल केंद्र बना सकता है। इस पर कानून कौन बनाएगा? सिर्फ केंद्र बना सकता है, केंद्र ही इसमें सब कुछ कर सकता है। वो होते केंद्र सूची के विषय। ऐसे विषय जिन पर कानून, जिस पर सारी पावर किसकी होगी? केंद्र की होगी। वो क्या होंगे? केंद्र सूची के विषय। जैसे आपने देखा होगा भारतीय सेना के बारे में जो भी डिसीजन लेना होगा वो केंद्र लेगा। ठीक हो गया। जैसे शेयर मार्केट के बारे में जो भी वो करना होगा केंद्र करेगा, है ना। पेपर में पूछेगा भाई इनमें से कौन सा विषय केंद्र सूची का है, कौन सा राज्य सूची का, ये ध्यान रखना। जैसे रेलवे हो गया,
तो रेलवे भी किसका विषय है? केंद्र सूची का, है ना। रेलवे में जो काम करेंगे उनकी भर्ती करनी होगी, उनकी तनख्वाह बढ़ानी होगी या उनको टीए बढ़ाना होगा, वो सब कौन करेगा? केंद्र करेगा। ठीक हो गया। जैसे रेलवे, याद रखना यहाँ पे जो डाकघर है, पोस्ट ऑफिस, जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, इसे राज्य सूची में कर देते हैं। याद रखना जो डाकघर है आपके, पोस्ट ऑफिस, वो किस सूची का विषय है? वो केंद्र सूची का विषय है। मतलब पोस्ट ऑफिस में जो भी काम करता है वो केंद्रीय कर्मचारी कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी केंद्र सूची। ऐसे विषय जिन पर कानून कौन बनाता है? सिर्फ केंद्र बनाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? केंद्र सूची के विषय। जैसे भारतीय सेना, शेयर मार्केट, रेलवे, डाकघर, बहुत सारे विषय हैं, 60-70 विषय हैं। ठीक है, हम इतना ध्यान रखना है। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन देख के। दूसरे होते हैं राज्य सूची के विषय। ऐसे विषय जिन पर कानून केवल राज्य बनाएगा, केवल राज्य बना सकता है। जैसे पुलिस, जो पुलिस होती है राज्य की, वो किसके अंडर में होती है? वो राज्य सरकार के अंडर में होती है ना। तो पुलिस की भर्ती करानी हो, पुलिस में कुछ उनको सैलरी इंक्रीमेंट करनी हो या कुछ भी करना हो, सब कौन करेंगे? राज्य सरकार। तो पुलिस वाले कौन सी सरकार के कर्मचारी हो गए? राज्य सरकार के। जैसे पंचायती राज, जैसे पंचायती राज या नगरीय प्रशासन, जो नगर निगम होते हैं, महानगर पालिका होती है, वो सब किसके अंडर में होते हैं? राज्य के अंडर में होते हैं। पंचायतों के अगर चुनाव कराने होंगे तो केंद्र नहीं कराता, राज्य कराता है। नगर निगम, पार्षद, मेयर के चुनाव कराने होंगे तो कौन कराएगा? राज्य करवाएगा। तो ऐसे विषय जिन पर कानून केवल राज्य बनाता है वो क्या होते हैं? राज्य सूची के विषय। जैसे पुलिस, पंचायती राज, नगरीय प्रशासन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कम से कम 60-70 विषय इसमें भी है। ठीक है, लास्ट आ जाता है आपका समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ऐसे विषय जिन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। इसमें केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो ऐसे विषय जैसे शिक्षा, एजुकेशन, आपने देखा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटियां भी होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटियां भी होती हैं। सीबीएसई आपका सेंट्रल बोर्ड है, उत्तराखंड जो बोर्ड है वो क्या है आपका? हिंदी मीडियम, वो सॉरी राज्य सरकार का है। तो शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे वनों पर कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। जैसे स्वास्थ्य, जैसे हेल्थ सेक्टर आ गया, तो स्वास्थ्य भी क्या है? केंद्र का विषय भी। आपने एम्स भी देखे होंगे और राज्य में आपने सरकारी हॉस्पिटल भी देखे होंगे, है ना। कोरोना की वैक्सीन केंद्र दे रहा है, लगा कौन रहा है? राज्य लगा रहा है। ठीक है, तो ऐसे विषय जिन पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? केंद्र सूची के विषय। ठीक हो गया। तो 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में क्या करा? 3 लिस्ट बनाई, 3 सूचियां बनाई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिन पर विषय केवल केंद्र बनाएगा, राज्य सूची जिन पर विषय केवल राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची जिन पर विषय, जिन पर कानून कौन बनाएगा? दोनों मिलकर बनाएंगे। ये हो गई समवर्ती सूची। दूसरी बात याद रखना, आपसे पूछेगा ये जो समवर्ती सूची है हमने किस देश से ली है, तो याद कर लो, जरूर पेपर में पूछेगा। जो समवर्ती सूची है हमने वो ऑस्ट्रेलिया से ली है, इसको ध्यान रखना। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये थी आपकी 7वीं अनुसूची। देखो कितनी इजीली याद हो गई सब कुछ। ठीक है, तो एक तरीके से चलो, इसलिए मैं बोलता हूं सीक्वेंस से चलो, सिस्टमेटिक ढंग से चलो, वन लाइनर के चक्कर में मत पड़ो। पूरे टॉपिक से अब इतने क्वेश्चन बन गए कि कुछ भी आ जाए आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, इसमें 8वीं अनुसूची हम पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची क्या बोलती है? 12 अनुसूचियां तो मूल संविधान की, 8 अनुसूचियां आज पढ़ा दी। अगले टर्म में जो 4 नई अनुसूचियां जोड़ी हैं वो हम पढ़ेंगे और 2 से 3 नंबर आपके तैयार हो गए। 8वीं अनुसूची क्या बोलती है? 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में क्या बोलती है कि भारत में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के बारे में बात करता है कि संविधान ने भारत में 22 भाषाओं को क्या दी है? मान्यता दी है। और याद रखना, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी को हमारी संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। आपसे पूछेगा कि क्या अंग्रेजी संवैधानिक भाषा है, तो आपका आंसर होगा नहीं। याद रखना, अंग्रेजी नहीं है, पर यहाँ पर एक नेपाली भाषा है
वो संविधान की 22वीं अनुसूची में शामिल है। तो कभी कभी पेपर में दे देता है कि इनमें से कौन सी भाषा अनुसूची 8 में नहीं है, तो आपका आंसर अंग्रेजी होगा। नेपाली भी देगा ऑप्शन में, तो नेपाली होगा। ठीक हो गया। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, वो जब संविधान संशोधन वाले चैप्टर पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। ठीक हो गया। एक सिंपल सा ट्रिक देख लो, ये भाषाएं याद करने का तरीका देख लो। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, यहां बोली जाती है बांग्ला भाषा। ये हो गया आपका उड़ीसा, यहां बोली जाती है उड़िया। ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, यहां बोली जाती है तेलुगु। ये हो गया आपका तमिलनाडु, यहां बोली जाती है तमिल। इधर से चले तो ये हो गया केरला, केरल, यहां बोली जाती है मलयालम। केरल के ऊपर हो गया कर्नाटक, तो कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़। कर्नाटक के ऊपर हो गया गोवा, तो गोवा में बोली जाती है कोंकणी। गोवा के ऊपर हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। इधर हो गया गुजरात, तो गुजरात में बोली जाती है गुजराती। गुजरात देखो। और इससे एक और क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। देखो, अगर आपसे पूछा, ये समुद्र है ना, ये अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी होगी, बे ऑफ बंगाल। तो आपसे बोलेगा भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं या समुद्र से सीमा बनाते हैं। तो याद रखना, भारत के 9 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक को छूट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी है। तो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा है गुजरात की, और सबसे कम समुद्र तटीय सीमा है गोवा की। तो देखो, ये भी याद होगी, भाषा भी हो गई या लघु भी हो गया। तो ये थी आपकी 8वीं अनुसूची। तो आज यहीं तक रख रहा हूँ। 8 अनुसूचियां आपको पढ़ा दी हैं। बची जो बची 4 वो नेक्स्ट वीक हो जाएंगी। साथ में परमार वंश या ब्रिटिश कमिश्नर, दोनों में से एक टॉपिक हम अब शुरू करेंगे कंटिन्यू अपना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। देखो भाई, आप में से 60% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल। तो प्लीज चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।